Welcome to another video lecture on the topic of DNA as hereditary material, and also we will discuss an important model regarding the structure of DNA, that is Watson-Crick model। हम सबसे पहले तो इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसके दो पार्ट हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि दो माइनर टॉपिक्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहले में तो ये है कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल कब डिस्कवर हुआ था, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट थे कि डीएनए को एज अ हेरिडिटी मटेरियल डिस्कवर करके रिकग्नाइज़ किया गया। फिर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, या वाटसन एंड क्रिक मॉडल थोड़ा सा रिवाइज़ करना है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अगेन जहाँ पे हमने इस चीज़ को रिवाइज़ करना है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 20 डीएनए एंड क्रोमोसोम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं तो उनमें ये दो टॉपिक हमारे लिए द वेरी फर्स्ट एंड प्राइम टॉपिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल कब रिकग्नाइज़ किया गया था, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इस चैप्टर में जो भी हम चीज़ें डिस्कवर करेंगे या पढ़ेंगे तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसा नॉलेज है जो कि उस टाइम पर अभी वर्किंग में था, यानी उस टाइम ये चीज़ें डिस्कवर की जा रही थी। एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन चीज़ों को कन्फर्म किया जा रहा था कि क्या वाकई डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है, क्या वाकई डीएनए के अंदर जीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू किस तरह से वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अभी ये वर्किंग हो रही है कि डीएनए किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट एविडेंस था डीएनए के हेरिडिटी नेचर का, वो सबसे पहले एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की। जब वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर वर्किंग कर रहा था, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर वर्किंग के टाइम पीरियड में ही इन्होंने ये देखा कि जब एक इन माइस को ये इन्फेक्ट करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का एक वायरुलेंट स्ट्रेन लेते हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया का वायरुलेंट स्ट्रेन लिया जो कि नमूनिया कॉज करता है, तो वो माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। माइस की डेथ हो गई क्योंकि वो पॉइजन, उस सारा वायरस उसके अंदर फैल गया जिससे उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो है ना, जब उसने माइस इसी मतलब बहुत सारे उसके पास माइस थे, तो एक माइस तो इस तरह से मर गया, तो एक और माइस था जिसको इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया एक म्यूटेंट स्ट्रेन से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का म्यूटेंट स्ट्रेन जिसमें वायरुलेंसी नहीं थी, जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, वो कोटलेस था, ठीक है। तो माइस को किसी किस्म के सिम्टम अपीयर नहीं हुए और माइस बिल्कुल ठीक रहा। तो इसका मतलब ये है क्योंकि दो तरह के ऑर्गेनिज़म, पहला था इसको कोट वाले और वायरस के साथ इन्फेक्ट किया तो इसकी डेथ हो गई। जो दूसरा था इसको बगैर कोट के वायरस के साथ वाली जो टाइप थी, यानी जो म्यूटेंट टाइप थी, उसके साथ इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया और ये ज़िंदा रहा। तो ये चीज़ें देखी गई कि शायद ये जो कोट है यही वायरुलेंस क्रिएट कर रहा है, ये वायरुलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म थी बैक्टीरिया की, उसमें टू ऑल्टरनेटिव कॉलोनीज़ बनती हैं। एक एस फॉर्म थी जो बिल्कुल स्मूथ थी क्योंकि उसके ऊपर बाहर से यही वायरुलेंट पॉलीसेकेराइड कोट था, और ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल स्मूथ कॉलोनीज़ बना रही थी। जबकि जो म्यूटेंट टाइप थी उसके ऊपर ऐसा हम कहते हैं कि एंजाइम नहीं था उसके पास जो कि कोड बना सके, तो बिल्कुल वो रफ़ कॉलोनीज़ बनाता था। तो बेसिकली जो पहला था उसको एस टाइप्स के साथ और दूसरा जो था इसको आर टाइप के साथ देखा गया, एस फॉर स्मूथ कॉलोनी और आर फॉर रफ़ कॉलोनी। फिर उसके बाद जो है ना, ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या वाकई पॉलीसेकेराइड कोड का कोई टॉक्सिक इफेक्ट है या नहीं है, या ये क्यों इस तरह की नेचर शो कर रहा है और इसकी वजह से क्यों उस ऑर्गेनिज्म या माइस की डेथ हुई थी। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि इसने इंजेक्ट कर दिया डेड बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया जो है, एस टाइप डेड बैक्टीरिया जो है ये इंजेक्ट किया, तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बैक्टीरिया जो था वो डेड था। इसी तरह जो फोर्थ बैक्टीरिया था उसको इसने इंजेक्ट कर दिया जो है ना, डेड एस टाइप और लिविंग आर टाइप के साथ, ठीक है। यानी डेड एस टाइप से भी क्योंकि वो ज़िंदा रहा था, आर टाइप से भी वो ज़िंदा रहा था, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगेन जब एक और माइस को इसने जो है ना इंजेक्ट किया, तो इसको माइंड में क्या था कि अब किसी किस्म का कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगा और इसकी डेथ नहीं होगी, ये हेल्दी रहेगा। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेडली माइस जो था इसको डिजीज सिम्टम्स हुए और उसकी डेथ हो गई। ब्लड सैंपल जब लिए गए उस डेड माइस के, तो डेड माइस के ब्लड सैंपल से जो है लिविंग जो है ना आर एस टाइप डिस्कवर हुई। तो इससे ये चीज़ साबित हो गई, हम कहते हैं कि लिविंग एस टाइप जो है ना ये डिस्कवर हुई थी। अब इससे ये चीज़ साबित हो गई थी कि सम हाउ जो हम कहते हैं कि कोटलेस आर बैक्टीरिया था, इसने क्या किया कि अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का मटेरियल जो है वो डेड एस टाइप की तरफ
सॉरी जो हम कहते हैं कि एस टाइप था, ठीक है, वायरुलेंट एस टाइप था। एस टाइप ने अपना जो कोट के लिए यानी वायरुलेंट कोट के लिए जो जीन था वो आर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और आर जो है परमानेंटली ये ट्रांसफॉर्म हो गया और कोटलेस आर टाइप से अब ये वायरुलेंट जो है ना टाइप बन गया, क्योंकि आर के ऊपर जब कोट आ गया बिल्कुल एस की तरफ हो गया तो बिल्कुल ये वायरुलेंट एस टाइप की वैरायटी के अंदर आ गया। इस चीज़ को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र। जब वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चला जाता है और जिस सेल के अंदर ये आएगा तो उसमें डेफिनेटली ये चेंजेस लेके आएगा। इस सारे पैराग्राफ में हमने जो चीज़ पढ़ी है, पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर माइस को इंजेक्ट किया गया था एस टाइप से, ये वायरुलेंट था तो जाहिर सी बात है माइस की डेथ हो गई थी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में माइस को इंजेक्ट किया गया था आर टाइप, तो ये क्योंकि रफ कॉलोनीज बनाता है, वायरुलेंट भी नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता, तो ये माइस जिंदा रहा था। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना हीट किल्ड एस टाइप जो है ना हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किया गया था, तो ऑर्गेनिज़म की डेथ नहीं हुई और वो लिविंग रहा। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर इन दोनों चीज़ों का मिक्सर ले लिया गया कि हीट किल्ड एस टाइप थी प्लस जो है ना लिविंग आर टाइप थी। तो अब इसने ये सोचा था कि ऑर्गेनिज़म जो है वो ज़िंदा रहेगा या कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि ऑर्गेनिज़म की जो है डिजीज़ सिम्टम हुए और उसकी डेथ हो गई। अब जब यहाँ से सैंपल लिए गए तो पता चला कि एस टाइप जो था ऑल दो कि ये डेड था, वीक था, लेकिन इसके पास कोड तो था ना जो वायरुलेंस क्रिएट कर रहा था, तो उसका जो डीएनए था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया आर टाइप के अंदर। और आर टाइप क्योंकि लिविंग था तो आर टाइप टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया और ये अल्टीमेटली जो है ना शिफ्ट हो गया एस टाइप के अंदर, क्योंकि इसके बाहर कोट आ गया और इसने भी स्मूथ कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। तो अब ये म्यूटेटेड एस टाइप है, जो कि ओरिजिनली पहले आर टाइप था, लेकिन इसके डीएनए ट्रांसफ़र होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गया और ये वायलेंट एस टाइप बन गया। इसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और जिस सेल के अंदर ये जाता है उसके जेनेटिक मटेरियल को टोटली चेंज कर देता है और उसका जेनेटिक मटेरियल जो है ना 100% हम कहते हैं कि चेंज हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाया गया है कि पहले एस टाइप ऐड किया गया तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है। फिर आर टाइप दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो माइस बिल्कुल ज़िंदा रहा। फिर हीट किल्ड एस टाइप यूज़ किया तो माइस बिल्कुल ज़िंदा रहा, लेकिन जब हीट किल एस टाइप और लिविंग आर टाइप को किया तो माइस की डेथ हो गई। रीज़न इज़ दैट कि एस टाइप ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो आर को दे दिया, जिससे आर के बाहर जो है कोड बन गया, वो एस टाइप की तरफ स्मूथ कॉलोनीज बनाने लगा और एस टाइप की तरफ वायलेंट होंगे, जिसके रिजल्ट में क्या है कि माइस की डेथ हो गई है, ठीक है जी। फिर इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट था ये चीज़ के शायद जो एजेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया के अंदर भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाला एजेंट था ना, ये जो है अनएक्सपेक्टेडली अनडिस्कवर्ड रहा। 1940 तक तो 1944 तक तो ये काम होता रहा। फिर उसके बाद इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट काम है ऑसवर्ल्ड एवरे और मैकॉल्ड और मैकार्टे का। इन तीनों का काम है कि इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को डिस्कवर किया और ये देखा कि क्या चीज़ इसमें बेसिकली जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी क्या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डीएनए इन्वॉल्व है या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ना प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने देखी कि क्या डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या क्या प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है। अब इस चीज़ को देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक मिक्सचर प्रिपेयर किया जिसमें डेड एस टाइप था और लिविंग आर टाइप था, ठीक है, जैसे कि ग्रिफिथ ने यूज़ किया था अपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। फिर इन्होंने तमाम की तमाम पॉसिबल प्रोटीन्स और फूड मटेरियल, यानी कि जो वायरस जो है ना जिसको यानी वायरस जिस चीज़ को एज अ फूड मटेरियल एज अ प्रोटीन यूज़ करता, तो इन्होंने वो सारी प्रोटीन्स जो है ना निकाल दी, यानी वायरस अब टोटली अपने ऊपर डिपेंड रहा। तो 99% जो है प्योरिटी अचीव करने के बाद इवन कि उन्होंने ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी जिस पर वायरस डिपेंड कर रहा था, फिर भी हम कहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा ही रहा। मोर ओवर जो प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वो डीएनए से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती थी। तो यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग हमारे पास इफेक्ट आ गया कि डीएनए जो है ना यही इन्वॉल्व होगा शायद इस एक्टिविटी के अंदर। फिर इन्होंने ये चीज़ चेक की कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम या आरएनएज़ का तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर, यानी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि प्रोटीनेज एंजाइम्स या आरएनएज एंजाइम जो है ये प्रोटीन और आरएनए को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता
क्योंकि डीएनए की वजह से सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि डीएनए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इसलिए डीएनएज या डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम की वजह से ये एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से इस पैराग्राफ यानी हम कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर एक रफ़ जो है ना चीज़ माइंड में आ गई कि डीएनए जो है ये एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की हो रही थी। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये चीज़ यानी डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर जो एक्सपेरिमेंट थे वो हार्शे और चेज़ ने किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1952 के अंदर दो तरह के काम किए। उन्होंने एक जो है ना T2 की दो डिफरेंट टाइप्स ली। एक को जो है ना एक का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव कर दिया यानी S35 से, और एक का डीएनए रेडियो एक्टिव कर दिया इन्होंने 32 से, ताकि जो भी चीज़ अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव यूज़ करने का क्या मकसद था, रेडियो एक्टिव जो फ्लोरोसेंट यूज़ करने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें मूव करेंगी तो वहाँ वहाँ जो है ना मॉलिक्यूल भी ज़ाहिर सी बात है जा रहा होगा, तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया को जो है ना ऐसी T2 की टाइप से इन्होंने इन्फेक्ट किया, जिसका कोड जो था यानी जो प्रोटीन कोड था वो S35 का था, यानी जो प्रोटीन कोड था वो फ्लोरोसेंट था, और दूसरे को इन्होंने इंजेक्ट करवाया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव या फ्लोरोसेंट था। तो डीएनए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये हुआ कि ये चीज़ तो हम अच्छे से जानते हैं ना कि अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद यानी आपके पास तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है ना या 24 मिनट के अंदर इनकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है ना प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है डॉटर जनरेशन में जो चीज़ मौजूद होगी, यानी डॉटर जनरेशन में जो है चाहे ये चीज़ मौजूद हो या ये चीज़ मौजूद हो, इन दोनों में से जो भी चीज़ डॉटर डीएनए के अंदर मौजूद होगी, इसका मतलब है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि वही आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हुआ। अब हुआ क्या कि ज़ाहिर सी बात इन्होंने डीएनए इंजेक्ट कर दिया, तो डीएनए तो सेंटर के अंदर आ गया, डीएनए तो अंदर आ गया, इसने बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल भी यूज़ कर लिया और नए पार्टिकल्स और प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दी। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि इसने कॉपी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे तो प्रोटीन कोड बाहर रह गया और यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल डीएनए आया, तो इसका मतलब है प्रोटीन कोड तो बाहर वेस्ट हो गया। तो इस चीज़ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोटीन तो आगे गई ही नहीं है ना। प्रोटीन कोड तो बाहर रह गया, बाहर वेस्ट हो गया, तो वो तो आगे गया ही नहीं है, और ना ही जो डॉटर जनरेशन थी उनमें से किसी के भी पास ये प्रोटीन कोड नहीं था। दैट्स वाई ये तो सारी कैंसिल हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसकी फाइंडिंग का वेट था, जब ये चीज़ रेप्लिकेट हुई तो ये देखा गया कि ये आपको जितनी भी यहाँ पे यानी इस सेल के अंदर जितने भी ये ना नए डीएनए नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ देखा गया कि जो डॉटर डीएनए था ना, डॉटर डीएनए के अंदर जो है ना ये P32 वाला जो है फॉस्फेट मौजूद था। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी हम बात कर रहे हैं कि डॉटर के पास, क्योंकि डीएनए P32 वाला था, डॉटर के पास डीएनए रेडियोएक्टिव था, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल वायरस में था और अब इसके ये डॉटर वायरसेस नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रहे थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल है। सही है, यही चीज़ है कि आफ्टर लेबल्ड वायरसेस जब ये एंड पे किए गए तो ज़ाहिर है प्रोटीन कोड बाहर रह गया, वो वेस्ट हो गया, लेकिन जो है ना ये अंदर चला गया फॉस्फोरस 32 वाला, और जो नए वायरसेस बने उनके अंदर जब चीज़ें देखी गई तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो डीएनए है, ठीक है, कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल जो है इनके अंदर मौजूद होता है, और कोई भी चीज़ जो है वो हेरिडिटी मटेरियल नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये जो आपके पास है ना डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के एंड पर हमारे पास फाइंडिंग जो आती है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है, क्योंकि वो पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट यानी डॉटर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसी तरह वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने यही चीज़ सीखी है। सो अगर आपको यहाँ से एक डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ आ सकती है, या ये आपसे पूछा जा सकता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि ये शॉर्ट आंसर्स बेसिकली तो आपने चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं, तो यहाँ से शॉर्ट करके आप याद करेंगे, या यूँ भी कहा जा सकता है कि हाउ ग्रिफिथ प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है, ये आप से पूछा जा सकता है, ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी,
फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ हार्शे एंड चेज, या ये हम कह सकते हैं कि हाउ हार्शे एंड चेज प्रूव दैट डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। तो ये आप एक्सपेरिमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद है हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। वैसे तो ये जो टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और वाटसन क्रिक मॉडल, ये आप पार्ट 1 के अंदर पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर का पार्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है तो हमने एक दफ़ा इसको रिकॉल ज़रूर करना है, रिवाइज ज़रूर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हम बात करते हैं कि एक जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट थे फ्रेडरिक माइशर, जिन्होंने 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया था, और उन्होंने आफ्टर द 4 years ऑफ मेंडल्स वर्क, और माइशर ने ये चीज़ वाइट सब्सटेंस जो है ना एक्सट्रैक्ट की थी एक ह्यूमन सेल से और फिश के स्पर्म से। तो ये क्योंकि न्यूक्लियस थी तो उसको न्यूक्लियन कहा जाता था, और क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर थी तो इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता था, और बाद में फिर यही चीज़ हम इसको डीएनए के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये कहते हैं कि सिंस न्यूक्लियन जो था ये एसिडिक नेचर का था तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड हो गया। अप टू 50 years जो है ना बायोलॉजिस्ट ने इसमें कोई चेंज ना किया, क्योंकि उसके बाद फर्दर कोई फंक्शन या वर्किंग इन चीज़ों पर नहीं की गई। 1920s में जो बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूक्लिक एसिड का, ये बाय केमिकल एनालिसिस के थ्रू सबसे पहले जो है ना पीए लीवाइन ने दिया। लीवन ने जो है ना ये चीज़ देखी, और इसने लीवन ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि डीएनए जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है ना 3 मेन कंपोनेंट्स मौजूद होती हैं। एक तो फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 ग्रुप, ठीक है, एक पेंटोज शुगर होती है और डिऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो 2 ग्रुप में आती हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। प्यूरीन यानी AG और पायरिमिडीन यानी कि जो है वो CT, और RNA के केस में यूरेसिल होगा इंस्टेड ऑफ T। तो लीवन ने कंक्लूड किया कि डीएनए और आरएनए दोनों जो हैं ये एक यूनिट से बने हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। और एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन क्या होती है कि टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम कहते हैं कि एक 5 कार्बन जो है ना इस तरह से शुगर मौजूद होती है। अब ये यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगा, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहाँ पर जो है ना एक और कार्बन मौजूद होती है, ठीक है, और इसकी पोजीशन नंबर यही जो 5 वाली कार्बन है इसके साथ जो है वो PO4 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, PO4 ग्रुप अटैच होता है, और पोजीशन नंबर 3 पर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस जो है ना वो अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है कि कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस होती है, कार्बन नंबर 3 पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और कार्बन नंबर 5 के साथ PO4 ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। डीएनए का होगा तो जाहिर सी बात है डिऑक्सी राइबोज शुगर, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, और आरएनए का होगा तो राइबोज शुगर। द सिचुएशन इज़ दैट, सिर्फ फ़र्क यहाँ पर है पोजीशन नंबर 2 पर अगर आप देखें तो डीएनए के केस में हाइड्रोजन है और आरएनए के केस में OH ग्रुप मौजूद है। सो दैट्स वाई डीएनए की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ से अगेन वही देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है ना यही चीज़ है कि ये पेंटोज शुगर पोजीशन नंबर 1 पर है, फिर 5 पर PO4 ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब अटैचमेंट इस तरह से होती है, हम ये कहते हैं कि जो है ना बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो इन एडिशन टू फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ना, अब हमने पढ़ना है कि वो किस तरह से बनता है कि 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और उसी के 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों डीएनए और आरएनए यानी दोनों के अंदर यही 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं और ये लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। अब बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक आपने इसको नाम देना है कि ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो आपके पास ये इसकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, और रिएक्शन भी मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में वाटर रिलीज हो जाता है और दो जो कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान। इस लिंकेज को हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अब एक लिंक बन गया है दो शुगर्स के दरमियान और एस्टर बन रहा है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि POC बॉन्ड बनते हैं, दो POC बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या मौजूद है,
4 ग्रुप मौजूद है इस पोजीशन पर, और यहाँ पे वही नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। और यहाँ पर नीचे भी सेम क्या है कि यही सिचुएशन है हमारे पास कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप मौजूद है। और इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कार्बन को शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होगी यहाँ पे ऑब्वियसली फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का जो है ना ये एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, एक ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इस साइड पे होगी, और एक जो है ये OH के फॉर्म में ऐसे होगी। तो यहाँ से जो है ना ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये याद रखना है कि इसका OH जाएगा और इसका सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो रिजल्टेंटली अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को स्पेसिफाई करूँ तो यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो जा चुके हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम कहेंगे कि ऑक्सीजन रह जाएगी। नीचे इसका किसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, फास्फोरस के साथ। ये फास्फोरस की ओ नेगेटिव वाली बैकबोन, ठीक है जी। और इसके साथ ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ फास्फोरस के साथ, ये ऑक्सीजन जो है ना ये साइड वाली, और ये आगे जो है ना कार्बन के साथ अटैच थी जो नीचे रिंग बना रही थी, ठीक है, इस तरह से। तो POC बॉन्ड ये एक आपको नज़र आ रहा है, और POC बॉन्ड यहाँ पे ये दूसरा आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देती हूँ। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ये आपको ये शो कराया गया, ठीक है, कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये अभी हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना सीखा है पीछे कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हम बात करते हैं कि जो लीनियर स्ट्रैंड होता है DNA और RNA का, तो इसमें हम कहते हैं कि इस तरह से अरेंज होगा कि हमेशा 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला जो हैंड होगा वो ओपन रहेगा, ताकि यहीं से नए बॉन्ड्स बनते जाएँ और DNA और RNA की चेन बनती रहे। इसी तरह अरविंद चारगफ ने जो है चारगफ रूल दिया था। इसने बेसिकली ये बताया था कि अमाउंट ऑफ हम कहते हैं कि DNA की बेसिस की अमाउंट हमेशा इक्वल होती है, दैट अमाउंट ऑफ थामीन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि जो इक्वल प्रोपोर्शन होती है, दैट प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, A+G इज़ इक्वल टू C+T का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि A का कम्बिनेशन बनना है T के साथ और G का कम्बिनेशन बनना होता है C के साथ। तो ये 1:1 होती है, यानी A+G इज़ इक्वल टू, इसमें हम कहते हैं कि A+G इज़ इक्वल टू C+T की जो रेशो है इसको हम नाम देते हैं 1:1, जो कि चारगफ रूल है। फिर हम एक और बात जहाँ पर पढ़ते हैं कि जो एक सिग्निफिकेंट हम ये कहते हैं कि रेगुलरिटीज़ आई हैं चारगफ रूल के अंदर, ये तब ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी जब एक्सरेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस हुई थी। एक्सरेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस रोसलिन फ्रैंकलिन ने की थी, और इस एनालिसिस के अंदर इन्होंने बेसिकली एक्स रेज़ को जो है DNA के मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड कराया था, और जो रिफ्लेक्टेड जब वापस आने वाली जो रेज़ थी ना, जब वो कलेक्ट की गई तो वहाँ से एक इमेज बना था DNA का, जहाँ से ये पता चला था कि केयरफुली एनालाइज किया गया कि DNA का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल शेप को शो करता है। रोसलिन फ्रैंकलिन ने जो है ना एक डायफ्रैक्शन पैटर्न का एनालिसिस सारा कंप्लीट किया म्यूरिस विल्किंस के साथ मिलकर। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दोनों ने मिलकर ये चीज़ बताई कि DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डायमीटर 2 नैनोमीटर का होता है, और इसके अलावा हेलिकल टर्न जो हैं ये 3.4 नैनोमीटर के होती हैं। सो उन्होंने ये चीज़ बताई। तो इस चीज़ को, इस डाटा को हम नाम देते हैं एक्सरेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस। इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने जो है एक्सरेज़ को एक्सरेज़ ली थी और एक्सरेज़ को बम्बार्ड करा दिया था DNA के मॉलिक्यूल के ऊपर, और ग्राफ जिस चीज़ का या हम कहते हैं कि जो इमेज बना था, उस इमेज ने ये शो कराया था कि DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात कि DNA में 2 नैनोमीटर का जो है ना ये डायमीटर होता है, और हर हेलिकल टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, ठीक है जी। और इसी एक्सरेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस की बेस पर फिर एक मॉडल दिया गया था जिसको वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। बेसिकली वाटसन और क्रिक 2 स्टूडेंट थे, और ये मॉडल टोटली डिफरेंट है, लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जो बेसिस थी वाटसन क्रिक मॉडल की वो ये वाला मॉडल था, ठीक है। सो इसमें होता ये है कि अगर हम रोसलिन फ्रैंकलिन का जो मॉडल था ना, ये 1953 में पब्लिश होने से पहले इनकी जो समरी थी उससे बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस हुए थे वाटसन और क्रिक, जो 2 स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के।
जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर क्विकली अपना वर्क कंप्लीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया। इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो एक सिंपल डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है और इसमें हम कहते हैं कि बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंटेड आउट टू ईच अदर, यानी ये इस तरह से होता है कि बेसिस इस तरह से हैं कि एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड आउट, लाइक ये आप देख सकते हैं कि इसका भी इसी साइड पर रुख है ना, इसका भी इसी साइड पर रुख है, इसका भी अंदर पर रुख है और इसका भी अंदर पर रुख है, यानी कि आपको ये बेस इस तरह से जो है ना डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह से स्टार्ट होकर ये बेस अंदर की तरफ ख़त्म हुई है एक स्ट्रैंड की, इसी तरह यहाँ से स्टार्ट होकर जो है ना ये दूसरी बेस भी अंदर की तरफ जो है ना ये भी अंदर की तरफ टर्मिनेट हुई है और ये भी अंदर की तरफ टर्मिनेट हुई है। तो यही चीज़ हम बात करते हैं कि जो बेसिस हैं ना वो अंदर की तरफ टर्मिनेट होती हैं। डायमीटर 2 नैनोमीटर का है और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और इसमें बेस पेयर जो होती है ना 0.3 नैनोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से और ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड शो करते हैं, यानी एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है और दूसरा जो होता है ना वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी लाने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एडेनिन और गुआनिन के दरमियान में, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं साइटोसिन और थायमिडीन, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में। अब मैं अगेन इसकी समरी आपको बता देती हूँ कि वाटसन और क्रिक ने ये कहा है कि ये जो हमारा डीएनए का मॉडल है, ठीक है, डीएनए का मॉडल क्या है कि डीएनए एक सिंपल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 2 नैनोमीटर का होता है और हेलिकल टर्न 3.4 नैनोमीटर की है, लेकिन इन के दरमियान में हम कहते हैं कि बेस पेयर्स का डिफरेंस 0.3 नैनोमीटर का है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो एंड्स हैं वो अंदर की तरफ टर्मिनेट होते हैं और इसके अलावा ये जो सेंटर में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एडेनिन और साइटोसिन के, एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं और इसके अलावा ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ये इस चेन का है तो ये इस चेन का होगा। और हमने कहा है कि एक चेन अगर हम कहते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगी तो दूसरी जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्ट में ओरिएंटेड होगी, इसको हम कहते हैं कि एंटी पैरेलल नेचर, ठीक है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डीएनए का जो ओवरऑल रेशियो है ना इसमें 2 तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक जो स्ट्रैंड बना है ना डीएनए का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रैंड बना है इसके ऊपर भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। एक ही स्ट्रैंड के दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं जिसको पीओसी कहा जाता है, जो अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है। यहाँ पर भी पीओ सी बॉन्ड होगा यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी, लेकिन एक स्ट्रैंड के एडेनिन का दूसरे स्ट्रैंड के थायमीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक स्ट्रैंड के गुआनिन का दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। फिर लेट्स से कि यहाँ पर साइटोसिन आ जाती है, यहाँ पर गुआनिन आ जाती है, फिर इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे थायमीन आ जाती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एडेनिन आ जाती है, यानी इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है जिसने हेलिक्स को स्टेबल रखा हुआ वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन एक ही चेन या बैक बोन जो है वो फॉस्फोडाइस्टर की वजह से नेगेटिव है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ये एक क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जहाँ पर ये आपको लेबल डायग्राम भी ऐड करनी पड़ेगी और ये सारे पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, एक तो आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना आना चाहिए क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी आपने रिवाइज़ कर लेना, एक नज़र इसको पढ़ लेना तो एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके। इसके अलावा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए व्हाट इज़ एक्सरेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए, तो ये चीज़ है, ठीक है। और ये इसकी समरी है कि इसमें एंडिंग क्या आई थी या इसका एंड क्या था। फिर उसके बाद आपको अभी बताया है कि राइट अ नोट ऑन वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, लॉन्ग क्वेश्चन है। और अरविंद चारगफ रूल आपको थोड़ा सा जो है ना ब्रीफली डिस्क्राइब चारगफ रूल, ये चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए, यानी शॉर्ट क्वेश्चन एक, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। और एक्सरसाइज एनालिसिस का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और ये एक यहाँ से डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। ये पेयरिंग के हवाले से उन्होंने बताया हुआ। ये यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट पेज बताया भी है कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बेसिस के दरमियान में है। तो ये आपने लाजमी देखना है दैट दिस इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेंटर में है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो यहाँ पर मौजूद है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है ना आती है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या ये क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफिथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपको अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू प्रूव दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, या हाउ हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंटेड एंड प्रूव दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये लाजमी बनानी है साथ। यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा व्हाट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, व्हाट इज़ चारगफ रूल या डिस्क्राइब चारगफ रूल, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेस डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए, राइट अ डिटेल नोट ऑन वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये आपको सारा जो है ना यहाँ से इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपके माइंड में अभी आ रही होगी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो टॉपिक है ना आपका, ये जो लेक्चर है ये चैप्टर के 4th पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4th टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट से लेकर इसके पहले तक का जो टॉपिक है वो आपने जस्ट एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, तो एमसीक्यू आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी आपने जस्ट एक दफ़ा इसको पढ़ना है। यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है सारे ऑनवर्ड, लेकिन ये समझाने वाला था, सो दैट्स वाई मैंने इसको डिटेल में बताया आपको। और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है राइट नोट ऑन वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू ऑल ऑफ़ यू गुड लक।